हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम मैराथन करने वाले हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट का। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का नेक्स्ट एग्जाम है इस सब्जेक्ट का, तो पर्टिकुलरली उनके बेसिस पे, उनके सिलेबस के बेसिस पे ये वीडियो रेडी की गई है। तो चलिए बिना किसी देरी से हम समझते हैं कि सबसे पहले प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है, इट इज़ अ फील्ड ऑफ मैनेजमेंट दैट फोकस ऑन द इफेक्टिव प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑपरेशंस। देखो, जो मैनेजमेंट मतलब एक तरीके से कह लो कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट एक टाइप ऑफ मैनेजमेंट है जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑपरेशंस के रिगार्डिंग आपने कैसे अपनी प्लानिंग को इफेक्टिव बनाना है और इसके साथ साथ आपने कैसे शेड्यूलिंग करनी है उन सारे पार्ट्स की, और इसके अलावा इसमें सारी कंट्रोलिंग कैसे मैनेज करनी है। जब आप इन चीज़ों के बारे में फोकस करते हो एक मैनेजमेंट के अंदर, और दैट टाइप ऑफ मैनेजमेंट वो क्या माना जाता है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, अपने प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग या फिर सर्विस ऑपरेशंस के रिगार्डिंग जब आप अपनी प्लानिंग करते हो या कंट्रोलिंग या शेड्यूलिंग करते हो, जो मैनेजमेंट इस काम के ऊपर फोकस करता है या जो फील्ड ऑफ मैनेजमेंट इस काम के ऊपर फोकस कर रही है, दैट फील्ड इज नोन एज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है जी। और इनका जो मेन पर्पस क्या होता है, इनका मेन पर्पस होता है कि हमने अपनी डिज़ाइनिंग अच्छी करनी है, हमने अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है, हमने अपनी प्रोडक्शन में क्वालिटी लेकर आनी है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इफ़ेक्टिवनेस बनानी है। ठीक है, तो अब इसमें मेनली फीचर्स कौन से कवर किए जाएंगे। बहुत से बच्चों को एक क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है ये कन्वर्ट करता है अपने इनपुट्स को आउटपुट में। तो सर ये क्या मतलब है इसका, इसमें क्या कवर करेंगे। तो इसमें मेनली आप फीचर्स और इसके स्कोप को कवर करेंगे। ठीक है, और जो मेनली इसमें एक दो लाइंस आपने मेंशन करनी है, वो मेनली आपने क्या करनी है, जो आपको मैंने ऊपर लिख के दे दी है कि इनपुट आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इसके काफ़ी फंक्शंस में कन्वर्ट की गई है। प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है सबसे पहले, फिर कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं हम, फिर प्रोसेस की प्लानिंग डन होती है, क्वालिटी मैनेजमेंट आता है, फिर सप्लाई चेन के ऊपर आ जाते हैं हम। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते हम अपने सारे काम को डन करते हैं। तो कुल मिला के जो आपका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है वो शुरुआत करता है अपने प्रोडक्ट को बनाने से और एंड करता है प्रोडक्ट को बेचने तक। तो कुल मिला के यू कैन से दैट कि ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें सारे फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, और इसलिए इसको मेनली इनपुट टू आउटपुट के लिए जाना जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अब इसमें मेनली और क्या चीज़ें कवर की जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सारे रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करने का काम करते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन बनाने का आपस में काम करते हैं कि तभी एक दूसरे को, जब हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटर बना के, यानी ह्यूमंस और फाइनेंशियल और मटेरियल जो हमारे रिसोर्सेज हैं जब एक साथ मिलेंगे तभी हमारा प्रोडक्ट इफेक्टिवली और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट यूज़ में आएंगे। ठीक है, और उनका वेस्टेज नहीं होगा। सेकेंड है कन्वर्जन प्रोसेस। ऑब्वियसली हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी कि इनपुट टू आउटपुट कन्वर्ट करने वाला एक ये सबसे बढ़िया मेथड है, दैट इज कॉल्ड पीओएम, जो डील करता है इनपुट टू आउटपुट कन्वर्ट करने के लिए। यानी हम रॉ मटेरियल लगाते हैं और हमें उसमें से गुड्स मिलते हैं। ठीक है, देन आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफिशिएंसी। इसमें सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने ऊपर ही आपको कवर किया था मीनिंग के अंदर कि ये जो मेन ऑब्जेक्टिव इसमें कवर किया जाता है वो है एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी? जब हम अपनी कॉस्ट के साथ साथ अपने टाइम को भी मतलब अपने टाइम के साथ साथ अपनी कॉस्ट को भी मैनेज कर ले, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। तो ऑब्वियस ही बात है पीओएम में आपको यहाँ पे ध्यान जरूरी देना होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी होता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इसे माना जाता है क्योंकि इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे वर्क करते हैं, इसलिए हम इसको भी क्या नाम दे देते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब इसके बाद आता है ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। जो पीओएम है उसमें उसका जो प्रोस्पेक्टिव है, यानी इसका जो एरिया है या इसका जो फोकस है वो बहुत से ऐसे इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इस्तेमाल करने पर है जो यहाँ पे अभी तक यूजेबल नहीं है। यानी कुल मिला के पीओएम क्या कर रहा है, यानी पीओएम के अंदर हम फोकस कर रहे हैं वो सारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स को लेकर आने का, वो सारे सप्लाई चेन सिस्टम्स को लेकर आने का जो इंटरनेशनल बेसिस पे हैं अभी, और उनको इंडिया में यूज़ करके हम अपने काम में बेनिफिट कर सकते हैं। तो इसका जो मेन प्रोस्पेक्टिव है वो ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव माना जाता है, जिसमें हम इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स के मेथड्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शंस आ जाए या कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ स्कोप कवर हो जाए, तो इसमें आपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं, यही पॉइंट्स आपने लिखने हैं। सबसे पहले जो पीओएम है उसका मेन फंक्शन या उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्वालिटी मैनेजमेंट में। पीओएम जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मेन यही रहता है कि इसमें क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्वालिटी कंट्रोल मैनेज की जाए सबसे ज़्यादा, यानी क्वालिटी को कंट्रोल कैसे किया जाए, और ये ध्यान रखा जाता है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे क्वालिटी को डिज़ाइन किया जाए। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हमने आगे एक टॉपिक भी पढ़ना है यूनिट बी के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब भी कोई चैप्टर आप आगे, पूरी बुक का नाम ही क्या है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो उसके जितने भी अंडर आपने चैप्टर्स पढ़ने हैं वो इसके सब पार्ट्स हैं, यानी इसके स्कोप के अंदर ही कवर होते हैं। तो इसीलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक इसका ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है जो इसके अंदर कवर होता है, जिसमें हम अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का तरीका, रीऑर्डर लेवल क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। फिर आता है पीपीसी यानी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ऑब्वियस ही बात है कि हमने अपनी प्रोडक्शन कैसे करनी है, उसके बाद उसकी प्लानिंग यानी इन शॉर्ट हमारे प्लान्स को डिज़ाइन करना, उसको शेड्यूल करना, और जो हमारी प्रोसेस चल रही है उसको प्रॉपर मॉनिटर करके उसमें एडजस्टमेंट करके टाइमली बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को रेडी करना, ये है पीपीसी। तो ऑब्वियस ही बात है ये भी आगे आपको चैप्टर आने वाला है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक जो चैप्टर्स के नेम हैं वही आपके स्कोप से रिलेटेड है, आप उसी को इसमें लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है, क्योंकि आपके मीनिंग्स भी वहाँ पे डन हो सकते हैं, और ऑफकोर्स आपको भी पता है कि अगर उसमें आपने डन कर लिया तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि आपको पता ही है कि हमने अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट यू कैन से दैट कोऑर्डिनेट करके रखना है आपस में सारी सप्लाई चेन सिस्टम को, क्योंकि अगर एक भी सप्लाई चेन मतलब चेन बनी होती है कि हमने अपने सामान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है, किस किस मेथड्स के ज़रिए, तो अगर एक भी मेथड बीच में से चला गया या एक भी जो वे था जिसके ज़रिए हमने सामान आगे पहुँचाना था वो नहीं रहा, तो उससे हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसमें कस्टमर को प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल और स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें होना चाहिए, और प्रोडक्ट भी प्रॉपर प्लेस पर पहुंच जाना चाहिए, ये इसका मेनली काम होता है, ठीक है। इसके अलावा सर्विस ऑपरेशंस या मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस तो इसके मेन पार्ट है ही, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि जब भी हम पीओएम की बात करते हैं तो एक ऐसा मैनेजमेंट जो इन्हीं दो मेन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है कि इनकी प्लानिंग, इनके डिसीजन मतलब इनकी शेड्यूलिंग, और इनके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए, यही मेन फोकस हमारा होता है। इसके बाद प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे करना, उसको डेवलप कैसे करना, ये भी हम पीओएम के अंदर ही करते हैं। पीओएम में क्या किया जाता है, हम एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं और प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे किया जाए उसके स्टेप्स रेडी कर लेते हैं, और उसके बाद उसके टेस्ट बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया है या नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है फिर हम इसमें कंपेयर करके अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर डिज़ाइन कर लेते हैं जो अकॉर्डिंग टू इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आया, मतलब अकॉर्डिंग टू टेस्टिंग हमें नज़र आया उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं अगर कोई लैकिंग है तो, ठीक है। देन आता है कैपेसिटी प्लानिंग, ये भी आपका आगे आने वाला चैप्टर है। तो ऑफकोर्स मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया कि बहुत से ऐसे चैप्टर्स जो आपके आने वाले हैं टॉपिक वही स्कोप के अंदर और वही आपके इंपॉर्टेंस के अंदर कवर होने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ में घबराना नहीं है, जितने चैप्टर्स आप कर रहे हो उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करके यहाँ लिख सकते हो, आपका ये क्वेश्चन वैसे ही डन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब सर इसमें आप ऑब्जेक्टिव्स को क्या मैटर करोगे, इसमें क्या क्या मेन फोकस हम करते हैं। तो हमारा सबसे पहला फोकस क्या था, एफिशिएंसी, राइट। दूसरा मेन फोकस है कॉस्ट को रिड्यूस करना। कैसे सर, जो पीओएम होता है उसका मेनली काम रहता है कि हमने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है प्रोसेसेस में जो हमारी कॉस्ट लग रही है उसके ज़रिए। सर मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो हम इनपुट से आउटपुट की प्रोसेस पूरी कर रहे हैं और प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उस प्रोसेस में हमारा जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लग रहा है उसको कम करना है सबसे पहले। ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इसलिए हमारा जो रिसोर्सेज का सिस्टम है वो प्रॉपर यूजेबल होना चाहिए और वेस्टेजेस थोड़ी कम होनी चाहिए, उसी बेसिस पे हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है, ठीक है। देन आता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या कहता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात अगर की जाए तो इसका मेन होता है कि जो हमने ऊपर भी अभी पढ़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमने, मतलब इन शॉर्ट एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है, इन शॉर्ट उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करने वाला प्रोडक्ट मेनली हमने रेडी करना है। हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी अगर बन जाए तो बेटर है,
लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी जो क्वालिटी है उसमें कोई इंप्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही, ऐसा हमें दिखाई देगा। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऐसी होनी चाहिए जो अकॉर्डिंग टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो या उससे ज़्यादा हो, ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि हमारा पीओएम सफिशिएंट है या नहीं। देन आता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो यही है कि एफिशिएंसी बढ़ाना है, उससे प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें इफेक्टिवनेस लेकर आना है, और ऑटोमेटिकली जब हमारा काम जल्दी होने लग जाएगा और हमारा काम क्वालिटी के ऊपर होने लग जाएगा, ये सब चीज़ों के फैक्टर किसको दर्शाते हैं, हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। उसके बाद आता है इनोवेशन। पीओएम अकेला ये नहीं कहता कि भाई क्वालिटी इंप्रूव करो। क्वालिटी इंप्रूव करने का मतलब होता है अगर कहीं पे प्रोडक्ट को नए तरीके से डिजाइन करने का मौका भी मिले तो उसमें करो, यानी उसमें इनोवेशंस लेकर आओ। इनोवेशंस होता है मतलब पुराने प्रोडक्ट में ही कुछ नया करके दिखाना। तो अगर आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो कई बार क्वालिटी इंप्रूवमेंट के साथ साथ आपको प्रोडक्ट को नया डिजाइन करना पड़ता है, जिससे एक कैपेबिलिटी आपके सामने आती है कि इनोवेशन भी हमारी इंक्रीज होने लग जाती है, राइट। दैट्स इट। तो इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। जब हम अपने प्रोडक्ट को और उनके चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने इन्वायरमेंट के साथ अटैच हैं, हमारे लिए कोई भी नीड हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं बन रही, यानी कस्टमर की अनएक्सपेक्टेड नीड भी अगर आ जाए तो हम उसको अडेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं जब हम पीओएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम इससे बाकी अनदर फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं जिसके बेसिस पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है, और हमारा मेन फोकस होता है कि हम अपने कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली उसको अडेप्ट करें और उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करें। क्लियर है? दैट्स इट। तो ये आपका हो चुका है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का टॉपिक। अब हम सेकेंड टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिमांड फोरकास्टिंग। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास आता है सर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या होता है। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक ऐसा प्लान जिसमें हम अपने कॉम्पिटिटर से कैसे आगे निकले ये डिसाइड किया जाता है। तो ऑफ कोर्स जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो आपको यही दिखाएगी कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है कि उस डायरेक्शन तक हम पहुंच सके। यानी इन शॉर्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए एक डायरेक्शन को सेट करना है और रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट किया जाए ताकि हम उस डायरेक्शन तक पहुंच सके। ये पूरी प्रोसेस को हमने नाम दिया है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब इसमें कुछ आपके मेन पार्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि मिशन और विजन। ज़्यादा आपको ध्यान में रहता है कि मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है, ठीक है, मतलब मैं क्या बनना चाहता हूँ ये मेरा विजन है, और मैं अभी किस स्टेज पे हूँ, यानी मैं किस और बढ़ रहा हूँ, ये मेरा मिशन है, ठीक है। कुल मिला के ब्लूप्रिंट आपका जो होता है ना कि मैंने इस जगह पहुँचना है, वो मेरा मिशन होता है। और जिस जरिए आप मतलब आप जो कर रहे हो वो किस एंगल से कर रहे हो उस काम को, क्यों कर रहे हो उस काम को, वो क्या बन जाता है, दैट इज कॉल्ड मिशन। ये आपको जानना जरूरी नहीं है मिशन क्या है मेनली। आप बस ये देखो कि आपका इसमें कवर क्या होने वाला है, कि इसमें आप मिशन देखते हो, आप अपने विजन को ढूंढते हो और आगे बढ़ते हो, और इसके साथ साथ आप अपने बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करते हो। यानी हम अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को देखते हैं ताकि हम उसको असेस करके अपने बिजनेस में अच्छे से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकें। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम गोल्स को ज़्यादा सेट करने की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ तक हम यही देखते हैं कि हमने क्या अचीव करना है। प्लानिंग हम यही करते हैं कि हमने क्या करना है, हम कहाँ पहुँच गए हैं या हमने क्या आगे करना है, वो बात की बातें हैं। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको बस यहाँ तक पहुँचाएगा कि हमने कौन सा गोल सेट करना है, कैसे सेट करना है, और गोल कैसे होने चाहिए। यानी गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड होने चाहिए। ये आपके मेन पॉइंट्स हो गए। अब आपका जो क्वेश्चन कवर होता है ज़्यादातर वो होता है सर डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है। डिमांड फोरकास्टिंग एक्चुअली में एक प्रोसेस होती है दैट एस्टिमेट द फ्यूचर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस। आपके प्रोडक्ट की आने वाले टाइम पीरियड में क्या डिमांड रहने वाली है या क्या डिमांड हो सकती है, डाउन होगा कि अप होगा, ये पूरी प्रोसेस क्या बनती है डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड क्या हो सकती है आने वाले टाइम पीरियड में, उसको एस्टिमेट करने वाली प्रोसेस क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग। सर ये करते कैसे हैं, ये बहुत तरीकों से करते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से तरीके यानी इसके मेथड्स हैं।
तो मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग में सबसे पहले आपके आते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपके पास सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस। आपने अगर शेयर मार्केट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा टॉपिक, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपको सिंपल वे में यहाँ लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मतलब होता है कैलकुलेट द एवरेज ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पास्ट पीरियड। आप क्या करते हो, कुछ पास्ट पीरियड लेकर आप उसकी एवरेज निकाल लेते हो ताकि आपको ये पता चल सके कि पिछले साल में ऑन एन एवरेज कितनी डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, यानी ऑन एन एवरेज डिमांड का फ्लो कितना है प्रोडक्ट, मेरे प्रोडक्ट का, उस चीज को एनालिसिस करने में ये मदद करती है। नंबर 2 एक्सपोर्टेशनल स्मूथिंग। इसका मतलब होता है हम एक वेट डिजाइन कर लेते हैं, यानी एक अपने पास पीरियड को डिफरेंट डिफरेंट वेट दे देते हैं। वेट देना जानते हो ना क्या मतलब है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, एक वेट डिजाइन कर लेते हैं, किसी को 1x दे दिया, किसी को 2x दे दिया या किसी को 3x दे दिया, ये वेट डिजाइन हो जाते हैं। और उन वेट के बेसिस पे हम बाद में डिसाइड करते हैं कि किस पास पीरियड की जो हमारी डिमांड है उससे हमें क्या नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या फिर ऑन एन एवरेज जो चल रहा है ट्रेंड वैसे की वैसी रहेगी, ये हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैजुअल मॉडल्स। कैजुअल मॉडल्स में हम कवर करते हैं रीग्रेशन एनालिसिस को। सर ये टॉपिक तो बहुत बार पढ़ा हुआ है, यस हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि इट इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल टू बी फोरकास्टेड एंड अदर वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस इट। एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल में जब हम क्या देखते हैं कि हमारा क्या रिलेशन है, मतलब हम को रिलेशन का टॉपिक कर रहे थे ना, को रिलेशन रिग्रेशन एक साथ होते हैं, तो ऑफकोर्स एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है, यानी अगर मैं एक फैक्टर की डिमांड देख रहा हूँ, मतलब एक प्रोडक्ट में एक फैक्टर देख रहा हूँ तो एक ही प्रोडक्ट में दूसरा फैक्टर देख रहा हूँ, उन दोनों फैक्टर में क्या रिलेशन है, उसके डिसीजंस के ऊपर मैंने डिसाइड किया कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो सकती है, ये बनता है आपका, दैट इज कॉल्ड कैजुअल मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास सीजनल डीकॉम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब होता है इसमें हम तीन चीजें देखते हैं। क्या मतलब सर, इसमें हम देखते हैं हमारा सीजनल क्या है, हमारा ट्रेंड क्या कह रहा है, और हमारा रिमाइंडर क्या है। मतलब क्या है सर, मतलब ये कि हम तीन कंपोनेंट्स को कवर करते हैं, हम तीन चीजें देखते हैं, सीजनल बेसिस पे डिमांड, ट्रेंड बेसिस पे डिमांड और रिमाइंडर बेसिस पे डिमांड। रिमाइंडर बेसिस मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट एक टाइम सीरीज में एक रिमाइंडर सेट कर दिया जाता है कि इतने पीरियड के बाद जो डिमांड है वो ज़्यादा अप हुई है, इतने पीरियड के बाद डिमांड जो है वो ज़्यादा नीचे गई है, यानी कितने गैप के बाद आपका डिमांड में फ्लक्चुएट ज़्यादा हो रहा है, उसको हम रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम तीनों के बीच में एनालिसिस करेंगे और उन तीनों के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा तो वो हमें हेल्प करता है डिमांड फोरकास्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग मॉडल, जिसमें डिसीजन ट्री कवर हो जाता है। डिसीजन ट्री का मतलब होता है कि हम ना क्या करते हैं कि अपने डिसीजन को लेने के लिए हर चीज़ की ब्रांचेस बना देते हैं, एक ट्री टाइप बना देते हैं। यानी मेरा सबसे पहला जो डिसीजन, मतलब मेरी प्रॉब्लम क्या है, उसके आगे उसके आगे उसके आगे उसके आगे उसके आगे, यानी मैंने अपने दिमाग में जो जो चीज़ें आई हैं सारी चीज़ों का एक ड्रॉप बना दिया, एक पेड़ बना दिया, एक ब्रांचेस खड़ी कर दी, जिससे मुझे क्या होगा कि जो भी रास्ता है वो उस चार्ट को देखकर, उस डिसीजन ट्री को देखकर समझ में आ जाएगा कि मेरे माइंड में जो हलचल हो रही थी वो जब मैंने प्लॉट कर दिया है एक ट्री के बेस पे, जिसको मैं डिसीजन ट्री कह रहा हूँ, वो डिसीजन ट्री मुझे मदद करेगा कि मेरी डिमांड फोरकास्टिंग कैसी सही, मतलब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यानी डिमांड फोरकास्टिंग करने में मुझे डिसीजन ट्री भी मदद करता है, क्योंकि ये एक ग्राफ की तरह मुझे प्रेडिक्शन लेने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है जजमेंटल मेथड। जजमेंटल मेथड होते हैं सर्वे एंड मार्केट रिसर्च के ऊपर। सर्वे एंड मार्केट रिसर्च का मतलब ऑब्वियसली आप जानते हो कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ, अपने एक्सपर्ट्स के जरिए इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की, कि क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड है आज के टाइम में, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं फ्यूचर टाइम में उसको कैसे समझूँ और उसकी प्रोडक्ट कैसे डिमांड, मतलब उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कैसे फोरकास्ट करूँ, वो बन जाता है सर्वे एंड मार्केट रिसर्च। क्लियर है। डेल्फी मेथड क्या होता है सर, इसमें एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट होता है जिसको पता होता है कि ये प्रोडक्ट की डिमांड कैसे ऊपर नीचे हो रही है और आने वाले पीरियड में क्या एक्सपेक्टेड एरिया है जिसमें ये डिमांड फोरकास्ट
हमें मदद करेगा। यानी कुल मिला के डेल्फी टेक्निक और डेल्फी मेथड का मतलब है एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो हमें सहायता यानी मदद करता है, हेल्प करता है उस चीज़ को करने के लिए, यानी हमारे प्रोडक्ट को समझने के लिए और उसके ट्रेंड को, उसके मतलब उसके डिमांड को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि हम ये एनालिसिस कर सके कि हमारे प्रोडक्ट में आने वाला फ्लक्चुएशन कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यानी डिमांड फोरकास्टिंग करने में मदद करती है ये चीज़। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपर्ट ओपिनियन। देखो सर डेल्फी मेथड वही नहीं था, हाँ जी डेल्फी मेथड भी वही था एक्सपर्ट वाला, लेकिन उसमें देखो आपने लिखा है सीरीज ऑफ क्वेश्चन। सीरीज ऑफ क्वेश्चन मतलब हम उनको क्वेश्चंस के जरिए एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके दे रहे हैं जिसमें वो हमें आंसर्स दे रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करते हैं ना, तो एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब हम जाकर सिर्फ उनसे बातचीत करके ये डिसीजन लेने वाले हैं, उनके ओपिनियन यानी उनके ओरल ओपिनियंस के जरिए हम ये डिसीजन लेने वाले हैं कि हम आगे डिमांड मतलब हमारी डिमांड फोरकास्टिंग क्या होगी, तो वो बन जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन, राइट। चलिए आगे हमारे पास आता है सिनेरियो एनालिसिस एंड टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग। सिनेरियो एनालिसिस मतलब होता है एक सिनेरियो बना लेते हैं हम। सिनेरियो मतलब क्या होता है सर? सिनेरियो मतलब होता है कि जैसे मैंने देखा कि मतलब मैंने कुछ साल का डेटा ले लिया और उन साल को मैंने एक सिनेरियो में बांट दिया कि सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अच्छा क्या हो सकता है और सबसे बुरा क्या हो सकता है और ऑन एन एवरेज क्या हो सकता है। तो मैंने एक सिनेरियो बना लिए कि अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, और दोनों के बीच में मुझे अगर कुछ लग रहा है तो वो मीडियम वे में भी क्या हो सकता है। तो कुल मिला के एक तरीके से 3 तरह के सिनेरियो बना के जब हम डिसीजन लेते हैं कि अच्छे से अच्छा सिनेरियो ये कह रहा है, बुरे से बुरा सिनेरियो ज़्यादा बोल रहा है, या फिर ऑन एन एवरेज मैं ठीक हूँ, तो इन तीनों का डिसीजन जब हम लेते हैं, वो तीनों के रिजल्ट्स के ऊपर जब हम डिसाइड करते हैं, तो वो डिमांड फोरकास्टिंग होती है सिनेरियो एनालिसिस के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग। टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग मतलब होता है कि हम ट्रेंड्स को और एडवांसमेंट जो आ रही है टेक्नोलॉजी की, उनके बेसिस पे जब हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसके बेसिस पे हमारे प्रोडक्ट कैसे चलेंगे, उनके बेसिस पे हम कैसे अपने प्रोडक्ट की डिमांड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो डिसीजन क्या बनता है? टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग डिसीजन। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेथड्स हो जाते हैं जो डिमांड फोरकास्टिंग करने में आपकी मदद करते हैं। इसके बाद आपके पास आता है कि क्यों डिमांड फोरकास्टिंग करना ज़रूरी है। तो मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ, काफ़ी हद तक सिमिलर पॉइंट्स आपको ओएम के ही मिलेंगे, यानी ऑपरेशनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ही मिलेंगे, तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। आई विल स्किप दैट टॉपिक्स बिकॉज इसमें बहुत से टॉपिक आप देखोगे। प्रोडक्शन प्लानिंग भी आपको पता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आप करते हो, इसके अंदर रिसोर्स एलोकेशन का टॉपिक आपने ऊपर कवर किया। हाँ, जो टॉपिक है मैं बता देता हूँ, लीड टाइम मैनेजमेंट। लीड टाइम होता क्या है कि मैंने इन शॉर्ट कह लो, सामान ऑर्डर करना है, सामान ऑर्डर करने से लेकर मेरे तक पहुंचने का टाइम, मतलब ऑर्डर करने से मेरे तक पहुंचने का टाइम, मतलब जब मुझे लग रहा है कि मैंने ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर करने के बाद और मेरे पहुंचने के बीच में जो टाइम है वो बन जाता है लीड टाइम। कितने समय में मेरे पास सामान आ सकता है, क्योंकि अगर देखोगे, अगर मैंने कहा मेरे पास 10 प्रोडक्ट रह गए और मेरे पास आने के लिए मुझे अभी 5 दिन का मतलब 5 दिन लग जाते हैं सामान को आने के लिए, तो क्या 5 दिन में मैं वो 10 प्रोडक्ट बेच नहीं पाऊंगा? ऐसा है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो 10 प्रोडक्ट तो एक ही 2-3 घंटों में बिक जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप किस तरीके से डिसीजन ले पाओ कि आपका लीड मैनेजमेंट जो है, लीड टाइम मैनेजमेंट है, वो अच्छे से हो सके, यानी आपको ये पता चल सके कि आपका लास्ट ऑर्डर, मतलब आपका जो ऑर्डर है वो कितने दिन में आना चाहिए, मतलब आपने कितने दिन में ऑर्डर देना है, और आपकी एक्सपेक्टेड जो इन शॉर्ट डिलीवरी है वो आपको कितने समय में मिलने वाली है। दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आपके पास कॉस्ट मैनेज करने के लिए भी आपका डिमांड फोरकास्टिंग बेटर है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपकी डिमांड क्या होने वाली है प्रोडक्ट की, उसके बेसिस पे आप अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सकते हो और उनके ऊपर डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप इसको देख लीजिए एक बार। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके कुछ फैक्टर्स भी इफेक्ट करेंगे कि अगर आप डिमांड फोरकास्ट कर रहे हो तो किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, किन मेथड्स को, मतलब आपने अपने मेथड को सिलेक्ट करना है, किस तरीके से सिलेक्ट करना है, उनके बेसिस पे। तो सर ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किए, ऑफ कोर्स ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपके पास डेटा अवेलेबल है टाइम पे कि नहीं, उसके बाद आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिमांड की बात कर रहे हो, या फिर आप कॉस्ट कितनी, मतलब कॉस्ट का फैक्टर देखना पड़ेगा कि मुझे आने वाले टाइम पीरियड में ज़्यादा कॉस्ट लग रही है या कम लगेगी। ठीक है, मेरी डिमांड जो है वो सीजनल बेसिस पे है या फिर वॉलेटाइल बेसिस पे, यानी उसमें चेंजेस कितनी आ रही हैं। इन शॉर्ट डिमांड का सिनेरियो क्या कह रहा है, और लास्ट में डेटा क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी,
जो डेटा मुझे मिला हुआ है उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब वो एक अच्छा डेटा तो मिला हुआ है मुझे जिससे मुझे बेनिफिट मिल सकता है या नहीं, ये सब चीज़ें आपने फैक्टर्स के अंदर लिखनी है और इसको एक्सप्लेन करना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अदरवाइज इसके एक्सपेक्टेड चांसेस इस बार कम है, लेकिन फिर भी एक बार देख के जाइएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कई बार रिपीट हो जाता है तो इसलिए रिस्क मत लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास अब आते हैं हम, नेक्स्ट इज कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग क्या होता है सर? कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब होता है कि हमने फोकस करना है ऑन ऑप्टिमाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू प्रोड्यूस द गुड एंड डिलीवर सर्विस एफिशिएंटली। मतलब एक तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशन की कितनी एबिलिटी है एक गुड्स को बनाने की और उसको डिलीवर करने की बाद में एफिशिएंटली, दैट मैनेजमेंट और दैट ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटी प्लानिंग। मतलब मेरे पास कितनी कैपेसिटी में मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ और कितनी कैपेसिटी में मैं अपने पास रख कर उनको टाइमली डिलीवर कर सकता हूँ आगे, ये जो प्रोसेस कहलाती है, ये जो मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी प्लानिंग ऑफ द POM, ठीक है। तो अब इसमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, यानी इसको देखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है या कैपेसिटी को प्लानिंग करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो ऑफ कोर्स हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सके उसको देखने के लिए पहले नंबर पे। नंबर 2, अपनी कॉस्ट को मैनेज करने का तरीका इससे ढूंढ सकते हैं हम, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि हमारी मशीन में जो कैपेसिटी है वो 80,000 यूनिट्स की है, तो अगर मैं 1 लाख यूनिट लेकर आ भी जाऊँ तो मेरी 20,000 की कॉस्ट ज़्यादा लग रही है यूनिट्स की। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि अगर मैं प्लानिंग करके पहले ही डिसाइड कर लूँ कि मेरी कैपेसिटी प्लानिंग कितनी है, मतलब मेरी कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्ट को बनाने की, उन बेसिस पे मैं आपको अपनी जो कॉस्ट है उसको एफिशिएंट वे में मैं देख सकता हूँ और मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल, अब कैपेसिटी मुझे ये नहीं देखना कि मेरी मशीन की कैपेसिटी अगर 50,000 है तो मैं 50,000 यूनिट बनाऊंगा। ऑफ कोर्स मेरे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी मुझे चाहिए। तो अगर मेरे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है और मुझे लग रहा है यार 50,000 यूनिट से कुछ बनेगा नहीं, तो ऑफकोर्स बड़ी मशीन तो मुझे लगानी पड़ेगी और उसके साथ साथ एक बड़ी कैपेसिटी वाला काम भी करना पड़ेगा जिससे मेरे कस्टमर्स टाइमली सेटिस्फाई होते रहें। और मैं ये कहूँगा कि अगर कस्टमर डिमांड सेटिस्फाई होती रहेगी तो ऑफकोर्स कस्टमर की सेटिस्फेक्शन आपको बेटर ऑप्शन दे सकता है अगर आप कैपेसिटी प्लानिंग मैनेज अच्छे से कर रहे हो तो। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है आप दूसरों से आगे बढ़ सकते हो जब मर्जी। मतलब क्या है, अगर आपके पास कैपेसिटी को प्लानिंग करने का, मतलब कैपेसिटी प्लानिंग करने का बहुत अच्छा एक वे है कि आप अपनी कैपेसिटी को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। जब लगा आपको कि कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए तब आप उस तरीके से मशीन के साथ अपना काम कर रहे हो, जब आपको लगा कि कम बेसिस पे आपको काम चाहिए उससे कॉस्ट मैनेज कर रहे हो। तो ऑफकोर्स अगर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से डिसीजन लेकर कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हो तो उस बेसिस पे आप अपने कॉम्पिटिटर से कभी भी हारोगे नहीं। तो इसीलिए आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमेशा मिलती रहेगी। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू चेंज। अब आप कैपेसिटी के बेसिस पे आप अपने इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं उन बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो। अब देखो, मेरे पास एक मशीन है, मुझे पता है कि यार मेरे प्रोडक्ट की कैपेसिटी, मतलब मेरे कस्टमर डिमांड जो है वो 50,000 है, लेकिन मेरी मशीन की कैपेसिटी 80,000 है। अब मैं चाहूँ तो वो 30,000 जो मेरे एक्स्ट्रा में, मतलब जो बड़ी मशीन मैंने लगाई है उसके साथ मैं छोटी मशीन रख लेता हूँ, मतलब उसको रिप्लेस करके, ताकि मेरी 50,000 वाली मशीन ही मुझे सफिशिएंट है और मेरी कॉस्ट कम लग जाएगी। लेकिन अगर मैं ये देखूँ कि यार वो 30,000 की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, ये नहीं कि मैं बिजनेस ग्रो नहीं करूंगा, ऑफकोर्स मेरा बिजनेस ग्रो हो सकता है, तो इस बेसिस पे मैं डिसीजन ले लूंगा कि मैं अपने चेंजेस आने वाली साइड में जो है मेरे चेंजेस अगर हो जाए कि कस्टमर डिमांड ज़्यादा हो जाए तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। आओ 50,000 की बजाय 60,000 भी ले आओ, मैं पूरी करूंगा। 70,000 भी ले आओ, मैं पूरी करूंगा। 80,000 भी ले आओ, मैं पूरी करूंगा। यानी आप अपने चेंजेस को आने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम रेडी हैं। इस तरीके से आपने कैपेसिटी प्लानिंग करी हुई है। उसके बाद आप डिसीजन अच्छे से ले सकते हो। जब आप इतना कुछ अच्छे से कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपके डिसीजन आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे। आप स्ट्रेटेजिकली आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने का डिसीजन ले सकते हो। आपने कैसे प्रोडक्ट रेडी करना है, कितने टाइम पीरियड में रेडी करना है, कितनी कैपेसिटी के साथ रेडी करना है, कितने बैचेस होने चाहिए। जब आप ये डिसीजन लेते हो तो वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में आता है। तो ये आपकी कैपेसिटी प्लानिंग आपको मदद करती है ये करने में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंस कवर हो गई किसके अंदर, कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर। अब सर कैपेसिटी प्लानिंग करते टाइम किन फैक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा या किन चीज़ों का आपको माइंड में ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1 है टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स अगर आपकी मशीन जो पुरानी है और नई मशीन के बदले ऑफ कोर्स आपका जो कैपेसिटी पैटर्न है वो कुछ भी कर ले,
अगर टेक्नोलॉजी नहीं आ चुकी है तो ऑफकोर्स कुछ भी कैपेसिटी रखो कोई मैटर नहीं करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ए कंपनी है वो पुरानी मशीन यूज़ कर रही है, बी कंपनी नई मशीन यूज़ कर रही है, तो क्या होगा सर, फिर भी बी कंपनी जीतेगी। क्यों? क्योंकि पुरानी कंपनी से आप कैपेसिटी जितनी मर्जी बढ़ा लोगे उसकी एक आउटकम है वो नहीं बदलेगी, उसका जो वे है काम करने का वो नहीं बदलेगा। यानी वो अगर 50,000 यूनिट 10 घंटे में निकाल रही है तो ऑफकोर्स जो दूसरी मशीन है वो वही 50,000 यूनिट सेम वे में 5 घंटे में निकाल रही होगी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी प्लानिंग करते टाइम। नंबर 2, फैसिलिटी डिजाइन एंड लेआउट। आपका बिजनेस कैसा है, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, ये भी ज़रूरी है। आपकी मशीन वहाँ पे सेटअप अच्छे से हो पाई है कि नहीं हो पाई। यानी आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसीजन लेने से पहले आप अपने काम को कहाँ कर रहे हो उसका लेआउट भी डिज़ाइन करके अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी आप ये डिसीजन ले पाओगे अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या कहता है कि आपकी स्किल लेवल कितनी है। अगर आपके काम करने वाले लोगों की क्षमता ही उतनी नहीं है जितनी आप अच्छे से मतलब उनसे करवा सकते हो, या आप जितनी चाहते हो वो उतना काम कर ही नहीं सकते, तो ऑफकोर्स आपकी कैपेसिटी प्लानिंग मैटर ही नहीं करेगी वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट एंड मशीनरी। मैंने अभी कहा मशीनरी तो मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर मशीनरी की कैपेसिटी 10,000 है, आप उसमें 12,000 यूनिट डालते रहोगे तो भाई साहब क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड की अगर बात करें तो आपके मार्केट में उस चीज़ की क्या डिमांड है। पता चल रहा है कि आपके मार्केट में डिमांड सिर्फ 10,000 यूनिट की है और आप उसके यूनिट 20,000 बना के बैठे हो। आप ये सोच के बैठे हो कभी भी डिमांड बढ़ जाएगी। अरे भाई, ऑन एन एवरेज जिसकी डिमांड कभी 3 सालों में, पिछले 5 सालों में 15,000 से ऊपर नहीं गई और आप 20,000 बना के बैठे हो, तो इसका मतलब मार्केट डिमांड को आपने कंसीडर ही नहीं किया कैपेसिटी को प्लानिंग करते टाइम। तो ये भी ज़रूरी होता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप कैपेसिटी की प्लानिंग कर रहे हो। मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, मैं पहले बता देता हूँ, सारे पॉइंट्स पढ़ाने का टाइम नहीं है अभी, बस आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। आपके जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए 6-7, इतने भी आप अच्छे से लर्न कर लो ना, तो 2-3 तो आप अपने आप बना के आ सकते हो। 10 पॉइंट हो गए तो और क्या चाहिए पेपर में। ठीक है। हाँ जी, कैपेसिटी प्लानिंग करते कैसे हैं। कैपेसिटी प्लानिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आपकी करंट कैपेसिटी देखनी पड़ेगी कि आज के टाइम में मैं अपने कितने यूनिट्स बना सकता हूँ। फिर ही मैं फ्यूचर डिमांड को मतलब फिर मैं देखूंगा कि मेरी फ्यूचर की डिमांड कितनी है। ठीक है। मेरे प्रोडक्ट जो मैं बनाने वाला हूँ उसकी डिमांड कितनी चलेगी, यानी आने वाले टाइम पीरियड में उसकी एक्सपेक्टेड डिमांड क्या है। देन मैं देखूंगा कि मेरी करंट कैपेसिटी और मेरे आने वाले प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसमें कितना गैप है। उस गैप को मेजर करूंगा और उस गैप को देखने के बाद मैं अपना कैपेसिटी प्लान डिसाइड करूंगा कि किस तरीके से मैं उस गैप को फिल कर सकता हूं, किस तरीके से मैं उस गैप को भर सकता हूं। देन उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा कि मैंने कौन सी मशीन अरेंज करनी है, कौन सी कैपेसिटी मशीन लेकर आनी है। इट मीन्स मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं, किस में इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे आने वाले पीरियड में रिटर्न हो सके और मेरी कैपेसिटी प्लानिंग इफेक्टिव वे में काम कर सके। और फिर आफ्टर ऑल जब डिसीजन ले लिया तो इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा, और जब इम्प्लीमेंट कर लोगे तो भाई साहब उसको मॉनिटर करने का काम कभी भी भूलना मत। तो ये आपका कैपेसिटी प्लानिंग हो गया डन। अब हम करते हैं कि प्रोडक्शन, सर्विस डिजाइन और डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये आपके बेसिक्स वे में लिखे हुए सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको करूँगा कवर कि प्रोडक्ट को कभी भी आपने डिज़ाइन करना है या सर्विस को कभी भी डिज़ाइन करना है या डेवलप करना है तो वो किस तरीके से करना है, उसकी एक प्रोसेस होती है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, आइडिया जनरेशन। सबसे पहले आइडिया लेकर आओ भाई साहब। आइडिया मतलब आप अपने माइंड में से आइडिया लेकर आओ कि मेरा प्रोडक्ट पहले कैसा होना चाहिए। ये देखो पहले नंबर पे कैसा डिज़ाइन करूं, मतलब माइंड आइडिया लेकर आओ, जनरेट करो, रिसर्च करके करो, फीडबैक्स लेकर करो, कस्टमर से पूछ कर करो। आप अपने इनोवेशन आइडिया से उसके आइडिया को लेकर अपने आइडिया को लेकर आओ। तो जनरेट करो सबसे पहले आइडिया कि मेरा आइडिया क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले सोचना तो पड़ेगा ना। उसके बाद आप उसकी स्क्रीनिंग करो। स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है कि उसको आप अपने गोल्स के साथ अटैच करके देखो कि क्या मेरा यही गोल था अचीव करने वाला, क्या मैं इस प्रोडक्ट को बनाने से पहले मतलब इस प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है वो मेरा गोल अचीव करेगा। यानी इन शॉर्ट वो प्रोडक्ट बनाना सही है या नहीं, या उसके ऊपर डिसीजन जो लिया जाएगा वो सही है या नहीं। ठीक है। उसके बाद है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग का मतलब होता है अब हमने जो आइडियाज लिए हैं, ठीक है,
उसका प्रोटोटाइप रेडी करने के लिए हम तैयार हैं। प्रोटोटाइप मतलब होता है एक एग्जाम्पल बनाना है सबसे पहले, यानी जो भी प्रोडक्ट बनाने हैं, क्या 100 के 100 यूनिट पहली बार में बनाना कर दोगे? नहीं, आप 100 में से सबसे पहले 1 यूनिट बना के टेस्ट करोगे कि क्या वो सही चल रहा है, क्या वो सही बना है जो मैं चाहता था, ये देखने के लिए। तो आप क्या करोगे? टेस्टिंग करना शुरू करोगे, यानी आप सबसे पहले एग्जाम्पल बनाना शुरू करोगे, यानी आप अभी डिसीजन लोगे उस चीज़ को करने का, फिर प्रोटोटाइप करोगे। सर प्रोटोटाइप मतलब क्या है? ये देखो, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, यानी जो एग्जाम्पल बन चुका है उसको आगे बढ़ाना है। अब उसका टेस्ट करना है कि क्या वो एग्जाम्पल जो मैंने बना के आपको टेस्ट करवाया उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है या उसका टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट में आया है। ठीक है, जब आपने प्रोटोटाइप का प्लस माइनस देख लिया, अगर वो प्लस आया है तो फिर आपने अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिज़ाइन का रिफाइनमेंट करना है। रिफाइनमेंट मतलब होता है सर, उसकी फीडबैक के बेसिस पे जो भी इश्यूज आपको नज़र आए हैं, जो प्लस पॉइंट पे तो हैं, बस आपको उसको कवर करना है, उसको आपको इम्प्रूव करना है, उसकी फंक्शनैलिटी को प्रॉपरली चेक करना है, बस उसको आपने देखना है। यानी इन शॉर्ट, जब आप प्रोटोटाइप का टेस्टिंग कर लेते हो पॉजिटिव पॉइंट के हिसाब से, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, तो उस इंप्रूवमेंट को करने का स्टेप होता है डिज़ाइन रिफाइनमेंट। डिज़ाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना और चेंज करना। और जब आपने डिज़ाइन को मॉडिफाई कर लिया, जब आपने अपने डिज़ाइन को मॉडिफाई कर लिया अपने यूज़र के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली देन उसके बाद आप क्या करोगे? टेस्टिंग करोगे, वैलिडेशन करोगे। मतलब क्या है? आप उसको दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश करोगे अपने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, कि जो मैंने डिज़ाइन एग्जैक्टली जो मुझे कमियां लगी थी उसके बाद जो मैंने अच्छे से कर लिया, कि क्या वो अब पास आउट हो सकता है। अगर ये पास आउट हो जाता है, यानी जो मैंने इसको टेस्ट करने के लिए दिया है, यानी उस प्रोसेस से पास आउट हो जाता है, क्या ये प्रोडक्ट एक्चुअली में सारी कस्टमर नीड्स पूरी कर रहा है, देन उसको मैं मार्केट बेस पे लेके जाऊंगा। यानी पहले अपने इंडिविजुअल बेसिस पे टेस्टिंग करूंगा जो मेरे सिलेक्टेड पर्सन है उनके ऊपर, फिर अगर मेरा पास हो जाता है फिर मैं उसको मार्केट टेस्ट के लिए लेके जाऊंगा, यानी उस प्रोडक्ट को अब मार्केट में लेकर जाऊंगा। क्या एक ही प्रोडक्ट? नहीं सर, अब तो मैं ऑब्वियस ही बात है 12-13 प्रोडक्ट जितने भी हैं बनाने की कोशिश करूंगा और उसको प्रोडक्ट में डिमांड देखूंगा कि भाई साहब अब मार्केट में उसकी डिमांड आ रही है, क्या नया प्रोडक्ट देखकर कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या नया प्रोडक्ट डिज़ाइन देखने के बाद कस्टमर की इच्छा है उसको खरीदने की, ये। और देन उस चीज़ को मैं पूरा कमर्शियलाइजेशन में ले जाऊंगा, यानी अब मैं अपने प्लान को फुल स्केल पे ले जाऊंगा। अब अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली लॉन्च करने का काम करूंगा अगर मेरी प्रोडक्ट यानी मार्केट टेस्टिंग पास हो जाती है। मार्केट टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने थोड़े से प्रोडक्ट के साथ अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, और जब वो चीज़ पॉजिटिव पॉइंट में आ चुकी है तो अब आपने अपना बिजनेस ओपन कर दिया है, यानी अब आपने वो प्रोडक्ट को प्रॉपरली लॉन्च कर दिया है, अब वो सारी मार्केट्स में आपको अवेलेबल दिखने लग जाएगा। तो ये होती है पूरी प्रोसेस अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, तो कुल मिला के आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप क्या कर सकते हो? अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन से लेकर डेवलप कर सकते हो। ये आपको ध्यान में रखने हैं कुछ स्टेप्स बस। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आता है सर फैसिलिटी लोकेशन। फैसिलिटी मतलब होता है एक प्लांट, यानी जो आपने मशीन सेटअप करनी है या जो आपने काम करने वाला जो आपका मशीन है, सेटअप है, वो जो होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट जो आपके लोकेशन है जहाँ पे वो सेटअप करना है आपने, वो लोकेशन कैसी होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि लोकेशन, बहुत से नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो सर सबसे पहले है रॉ मटेरियल, कि जिस जगह पर मैं अपना वो प्लांट सेटअप कर रहा हूँ, जिस जगह पर मैं अपना बिजनेस यानी वो लगा रहा हूँ मशीनरी, जिससे मुझे प्रोडक्ट लेकर, मतलब जिससे मुझे वो आउटपुट चाहिए, प्रोडक्ट जनरेट होने वाला है, वो जहाँ पे भी सेटअप कर रहा हूँ उसको रॉ मटेरियल नियरली पड़ना चाहिए। यानी रॉ मटेरियल कहीं ये नहीं कि दूर से लेकर आना पड़े। कुल मिला के रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी टाइम पे होनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, और लीड टाइम तो सबसे ज़्यादा कम होना चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, उसके बाद आता है मार्केट असेस। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पे भी आप अपना बिजनेस यानी प्लांट सेटअप करोगे तो आपको मार्केट की असेस चाहिए। ये नहीं कि आपने 100 किलोमीटर दूर अपना सेटअप कर दिया और 100 किलोमीटर आप रेगुलरली अपने मार्केट सेटअप में आ रहे हो, तो ये तो भाई बहुत ही गलत चीज़ है। आप रास्ते में इतने सारे मार्केट, मतलब इन शॉर्ट आप इतनी दूर गए हो तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद आने वाला है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। ऑफ कोर्स, जब भी आप कोई चीज़ करोगे, किसी प्लांट सेटअप को लेकर आओगे, तो क्या वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन पहुँच सकता है? क्या वहाँ तक आप अपने प्रोडक्ट को आगे लेकर जा पाओगे? मतलब इन शॉर्ट आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, प्रोडक्ट को लेकर जाने वाले जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अगर मेरी जगह तक ही नहीं पहुँच पाएंगे तो भाई साहब कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि वो मार्केट तक जा पाएंगे?
और कैसे पॉसिबल है कि वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखना है। देन लेबर, अरे भाई साहब प्लांट तो सेटअप कर दोगे पर उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं पहले ये देख लो, तभी प्लांट सेटअप करना। अगर काम करने वाले ही नहीं हैं तो भाई साहब कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, और प्रोडक्ट बन भी गया एक दो वर्कर के साथ तो भाई साहब एक दो वर्कर के साथ कभी काम नहीं चलता। तो आप हमेशा लेबर की अवेलेबिलिटी टाइम पे देखो कि अगर मुझे इमरजेंसी ज़रूरत भी पड़ गई तो मेरे पास आसपास लेबर के कुछ सोर्सेज हैं जहां से मैं अपने लेबर ले सकता हूं और उनकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी। देन यू कैन से दैट कि प्लांट लेआउट सबसे बेटर है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ लैंड, जहां पे भी प्लांट सेटअप करोगे उसकी कॉस्ट भी तो देखनी पड़ेगी। ये थोड़ी है कि आप अपनी मर्जी से अपनी हाँ अगर आपने परचेज कर लिया तो बात अलग है, पर परचेज करने के लिए भी आपको पैसा पहले देना पड़ेगा। और अगर आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उस प्लांट को 10 साल भी सेटअप करने के बाद वो मुझे पे बैक नहीं देने वाला तो ऑफकोर्स यार फिर तो वर्थ है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी मुझे पे बैक रिटर्न्स मिलने लग जाए उस लैंड की कॉस्ट के, यानी कॉस्ट जितनी कम होगी लैंड की उसके प्लांट ऊपर सेटअप करने के बाद मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, तब मैं कह सकता हूं कि वो कॉस्ट ऑफ लैंड सही है और मैं अपने प्लांट जो मतलब जहां पे सेटअप कर रहा हूं वो सही है। देन उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफकोर्स जहां पे भी मैं सेटअप कर रहा हूं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर होना चाहिए, यानी वहां की यूटिलिटी फैसिलिटीज, इंटरनेट अच्छा होना चाहिए आज के टाइम में, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज बेटर होनी चाहिए। भाई साहब वाटर ही नहीं आता तो आपका काम कैसे होगा, तो वाटर, गैस फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ये तो लॉजिक सी चीज़ें हैं जो आपकी वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी लोकेशन के ऊपर इफेक्ट करेंगे कि भाई साहब जब भी मैं अपना प्लांट सेटअप कर रहा हूँ किन लोकेशन फैक्टर्स को मुझे देखना पड़ेगा, यानी लोकेशन डिसाइड करने से पहले मुझे कहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा अगर मैं अपने प्लांट को सेटअप करना चाहता हूँ कहीं पे। तो बस हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं सर प्लांट के लेआउट की। लेआउट मतलब क्या होता है कि अब डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, जो भी मैं वहाँ पे सेटअप कर दिया। अब सपोज करो लोकेशन तो पता चल गई कि मैंने लोकेशन क्या लेनी है, लोकेशन मेरी फाइनल हो गई। अब लोकेशन पे जहाँ पे मैंने प्लांट सेटअप करना है, ठीक है, जहाँ पे मैंने प्लांट सेटअप करना है वो लेआउट कैसी है, मतलब वो स्ट्रक्चर, वो डिज़ाइन कैसा है या वो डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, यानी मैं उसमें अपनी मशीन की अरेंजमेंट कैसे करूं या फिर अपने इक्विपमेंट, अपने वर्क स्टेशन की अरेंजमेंट करने के लिए जो मेरा सिस्टम, मतलब इन शॉर्ट एक स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन जो मैं आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप देख सकते हो। मेरा मेन पर्पस है कि इनके फैक्टर्स को कवर करना, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके फैक्टर्स का बनता है। तो जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं करूँगा, अदरवाइज आप मेरे नोट से बाकी चीज़ों को जो भी मैंने कवर छोड़ी है जो बहुत ईजी हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, कई बार बेसिक्स क्वेश्चन साथ में जुड़ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव भी मुझे बताइए, तो वहाँ पर ये मत कहना कि प्लीज़ करवाया नहीं था, कर लेना एक बार नोट से, क्योंकि बेसिक से ऑब्जेक्टिव है जो मैंने ऊपर भी बहुत बार कवर किए हैं, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फैसिलिटी लेआउट। अब लेआउट के लिए क्या ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब, तो लेआउट यानी लोकेशन पक्की हो गई है, अब लेआउट डिजाइन करनी है। तो लेआउट के लिए आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का नेचर देखना पड़ेगा। मतलब नेचर ऑफ द प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि मेरा प्रोडक्ट का साइज कितना है। अरे भाई साहब कई बार अब आप देखो, ये थोड़ी है कि प्रोडक्ट मतलब मैंने कुछ अब नोटबुक वगैरह बनानी है, नोटबुक्स बनानी है, तो ऑफकोर्स वो छोटा सा मटेरियल है, वो छोटा सा एक गुड है। लेकिन अगर मैंने सपोज करो कोई कार वगैरह बनानी है, या फिर मेरा काम जो है वो ट्रक बनाने का है, अब ट्रक भी तो कहीं पे बनते हैं, बसेस वगैरह भी कहीं पे बनती हैं, ट्रेनें कहीं पे बनती हैं, तो राइट। अब ये जो मटेरियल बनाना है उसके लिए उतना ही तो बड़ा लेयर चाहिए। अब रेलवे, अब आप देखो, अब यहाँ पे ऑफकोर्स जो रेलवे जहाँ पे मतलब ट्रेन्स बनती हैं, तो क्या वो लेआउट सबसे छोटा है, क्या उसका लेआउट छोटा होने से काम चलेगा? अरे भाई एक डिब्बा ही लेने के लिए आपको एटलीस्ट पता नहीं कितने एकड़ जमीन चाहिए, तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपको एटलीस्ट 5 पता नहीं कितने किलोमीटर तक की आपको जमीन चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी। तो लोकेशन तो साथ में फैक्टर करेगा ही यहाँ पे, लेकिन प्रोडक्ट का साइज भी फैसिलिटी लेआउट के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद वॉल्यूम और प्रोडक्शन। वॉल्यूम और प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम प्रोडक्शन उतना ज़्यादा प्रोडक्ट लेआउट फेवर में है, लेकिन जितना कम उतना उसमें कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है कि क्या अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर मैं चेंजेस ही नहीं कर सकता वहाँ पे लेआउट की, मतलब लेआउट एक ऐसा है जिसमें मैंने एक बार सेट कर दिया भाई साहब कभी चेंज ही नहीं कर सकता, तो फिर प्रॉब्लम है, क्लियर है। देन उसके बाद आता है स्पेस। अरे भाई साहब अकेला ये नहीं है कि काम करने वाली चीज़ें वहाँ सेटअप हो जाए तो बात अलग है। अरे भाई लेबर ने काम करना है, एक ओपन प्लेस होनी जरूरी है, एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस भी होगी तभी बात बनेगी ना।
ये थोड़ी है कि आपने 10 एकड़ जमीन ली और 10 के 10 एकड़ में आपने मशीनें लगा दी, अरे भाई आप कहाँ खड़े होगे, आपके वर्कर कहाँ काम करेंगे। तो एक स्पेस अवेलेबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए, ऐसी लेआउट आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है मटेरियल फ्लो। मटेरियल फ्लो का मतलब होता है, ज़रूरी नहीं है अब आप कहीं पे भी आप एक शेलर देख लेना, अब शेलर की लेआउट कैसे बनी होती है, अब उसका क्या मटेरियल जो फ्लो है वो एक ही जगह पर है, मतलब उसका जो लेआउट होता है ऑफकोर्स उसकी कुछ कह लो कुछ चीज़ें शेलर के बाहर जा रही होती हैं, कुछ चीज़ें कई मशीनों से कहीं और जा रही होती हैं। तो उसका मतलब क्या है, एक डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें मटेरियल का जो फ्लो है वो प्रॉपर हो जाए। मतलब जैसे ये नहीं कि मैं कहूँ पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर साइड जा रहा है फिर राइट जा रहा है, ऐसा नहीं, एक प्रॉपर फ्लो बना देना है ताकि मटेरियल स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहे, कहीं प्रॉब्लम ना आए। देन उसके बाद आता है वर्क फोर्स कंसिडरेशन या एर्गोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं। मतलब क्या है इसका कि डिजाइन दैट लेआउट कंसीडर वेलबींग ऑफ द वर्कर, मिनिमाइज अननेसेसरी मूवमेंट। अब ये भी ध्यान रखना है, आपके वर्कर काम कर रहे हैं, आपने उनको इतनी स्पेस दे दी वो कहीं पे भी चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। या फिर कह लो कि आपने अपने वर्कर का ध्यान रखना है, उस तरीके से आपका लेआउट होना चाहिए। मतलब प्रॉपर आपके वर्कर्स को चेकिंग करनी है, प्रॉपर के वेलबींग के लिए वर्कर के वेलबींग के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखना है। दैट इज कॉल्ड एज वर्कफोर्स कंसिडरेशन। ठीक है। एंड अनदर वन इज टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आई नो वेरी वेल, ये कोई इतना मैटर नहीं करता, मैं आपको समझाऊं। टेक्नोलॉजी तो ऑफकोर्स जितनी बेटर होगी उतना आपका प्रोडक्ट लेआउट बेटर मैटर करेगा। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक जो इस चीज़ का है दैट इज कॉल्ड पीपीसी। पीपीसी क्या है? दैट इज अ क्रूशियल फंक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री दैट इन्वॉल्व प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज needed to complete the production activity efficiently। बहुत 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 सिंपल मीनिंग जो मैंने आपको बताया कि भाई साहब एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, जिसमें प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कोऑर्डिनेशन होती है सारे रिसोर्सेज की जो प्रोडक्शन करने में मदद करे। और सर ये क्यों ज़रूरी है? अरे भाई बहुत बार बार बता चुका हूँ, रिसोर्सेज को यूज़ अच्छे से करने के लिए, कस्टमर की डिमांड को मीट आउट करने के लिए। सर ये तो बहुत सिंपल और सही पॉइंट्स है, वही सेम आ रहे हैं। हाँ जी वही आ रहे हैं भाई, कई बार वही पॉइंट्स आते हैं। आपको कहीं पे ऐसा लिखा है कि 4 के 4 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए एग्जामिनर हमेशा ध्यान में देखा करो कि यार उसने कभी भी एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन तो डालना नहीं है। अगर 2 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव डालेगा भी तो उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, राइट। तो कुल मिला के ऑब्जेक्टिव काफ़ी हद तक कुछ पॉइंट सिमिलर है, कुछ पॉइंट डिफरेंट है। जो डिफरेंट पॉइंट्स है उनको नोट आउट कर लो, बाकी सिमिलर है उनको एक बार याद कर लो, बात खत्म। ठीक है, तो ये अब ऑफ कोर्स आप कर लोगे, आई नो वेरी वेल। अब जो मेन चीज़ है मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, दैट इज मेथड्स क्या होते हैं पीपीसी के। यानी प्रोडक्शन और प्लानिंग और कंट्रोल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों के किन मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है एमआरपी। एमआरपी क्या होता है? दैट इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द मटेरियल नीडेड टू प्रोडक्शन बेस्ड ऑन प्रोडक्शन शेड्यूल एंड डिमांड फोरकास्ट। आपने एमआरपी सुना है? दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये वो नहीं है एमआरपी भाई साहब जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होती है, ये एमआरपी है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कि कितना मटेरियल चाहिए। अगर आप मटेरियल की प्लानिंग कर लोगे कि मेरे प्रोडक्ट के लिए कितना मटेरियल चाहिए, तब आप अपनी प्रोडक्शन के ऊपर प्लानिंग कर सकते हो और उसको कंट्रोल कर सकते हो। देन उसके बाद आता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल होता है जो मुझे बहुत सी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने में मदद करता है। यानी मुझे पता एक साथ चल जाता है कि मैंने किन किन एक्टिविटीज़ को यूज़ करना है, किन किन एक्टिविटीज़ के बेस पे अपना काम करना है और मेरे प्रोडक्शन के लिए किन एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एक ऐसा जो शेड्यूल होता है वो बनता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, और वो मुझे मदद करता है किस चीज़ में? प्रोडक्शन की प्लानिंग और कंट्रोल करने में। देन उसके बाद आता है कैपेसिटी प्लानिंग, हो चुका है, ठीक है। देन आता है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग क्या होता है सर? इसका मतलब होता है डिटेल टाइमलाइन बना लेना। टाइमलाइन पता होता है ना क्या होता है? हाँ जी सर। देन इट एंश्योर दैट टास्क आर कंप्लीटेड इन राइट सीक्वेंस एंड अ राइट टाइम। बहुत क्लियर पॉइंट था। क्या था सर? कि प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, शेड्यूल कर लेना अच्छे से। शेड्यूल मतलब होता है कि किस चीज़ को कब कब लगाना है और किस चीज़ का कैसा ऑर्डर होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। एंड लास्ट नेक्स्ट आता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है सर, जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि जीरो इन्वेंट्री रखना है अपने पास। मतलब जब जरूरत है तभी प्रोडक्ट को बनाना है, बात खत्म। यानी एक जस्ट इन टाइम का जो मेथड है ना, वो भी आपको सिखा देता है कि कितने टाइम पीरियड में आपने अपनी, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ जस्ट इन टाइम का मतलब एक तरीके से आप समझो तो
जीरो प्रोडक्शन एट स्टोरेज, मतलब जीरो प्रोडक्शन, जीरो मतलब कह लो कि आपने कोई मटेरियल स्टोर करके नहीं रखना, जब डिमांड आई तभी बनाना है और तभी फुलफिल कर देना है। यानी आप अपने पास वो चीज़ पहले से नहीं रखोगे, ये होता है जस्ट इन टाइम। तो ये भी आपको सिखा देता है कि कब आपने किस प्रोडक्शन की कैसे प्लानिंग करनी है और उस चीज़ को कैसे मैनेज करके रखना है। तो ये भी एक टेक्निक है। और कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कैनबन सिस्टम क्या होता है। सर कैनबन सिस्टम होता है कि एक तरीके से मैं कहूँ, इट यूजेज अ विजुअल क्यू, क्यू मतलब होता है हिंट, टू द सिग्नल व्हेन एंड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड प्रमोटिंग अ पुल बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब क्या था सर इसका, मतलब ये एक ना एक विजुअल क्यू होता है। विजुअल क्यू मतलब एक तरीके से विजुअली आपको ना दिखाता है कि मुझे कब बनाना चाहिए उन चीज़ों को। मतलब एक विजुअल जैसे कह लो ना, एक विजुअल ड्रॉ, एक कह लो स्क्रीन सी होती है। मतलब एक तरीके से लो एक हमें ना सिग्नल मिलता है, विजुअल मतलब टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये बना होता है और उसके ज़रिए ना हमें एक हिंट मिलता है कि मतलब एक कह लो कि एक चार्ट सा बना देता है, ये विजुअली ड्रॉ कर देता है सारी चीज़ों को, कि एक पॉइंट सिस्टम बना देता है कि इस पॉइंट पे हमें प्रोड्यूस करना अच्छा रहेगा, इस पॉइंट पे मुझे मतलब क्या बनाना चाहिए वो बता देगा। यानी एक सिस्टम, यानी एक ऐसा फ्लो ऑफ विजुअल बना देता है जो हमें हिंट मिल जाता है जहाँ से कि यार कब कब हमें बनाना अच्छा रहेगा काम, मतलब प्रोडक्ट को, और कब कब हमें क्या बनाना चाहिए ये भी बता देता है वो। तो कैनबन टेक्निक हमें एक हिंट देती है विजुअल टेक्निक्स के जरिए कि हमें कब क्या बनाना है और कैसे बनाना है और क्यों बनाना है स्पेशली, ठीक है। और ये सब चीज़ें हमें प्रोडक्शन बनाने के लिए और प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए उसने बनाई हुई है। यानी एक तरीके से ऐसी टेक्निक जो विजुअली हमें हिंट देती है कि कब हमें आगे बढ़ना है और कब हमने क्या चीज़ बनानी है। क्लियर हो गया सर, यूनिट 1 हो गया। आई नो थोड़ा सा लंबा है ऑफकोर्स, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में कवर किया है इसको, ताकि आप आराम से एक दिन पहले इस चीज़ को देख लो। अभी 2 दिन पड़े हैं बड़े आराम से, तो अब कल इसका नेक्स्ट वीडियो और आएगा, ठीक है। और कोशिश है कि मेरी वो भी जल्दी हो जाए आपका, और अच्छे से कर लेना पेपर। और ये यूनिट 1 यहीं पे होता है, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से ले लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा शेयर होती है और ज़्यादा लोगों और बच्चों तक पहुँचती है। जितना लाइक करोगे उतना बच्चों तक पहुँचेगी और उतना सेटिस्फैक्शन उनको मिलेगा और हमें खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।